बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सारी तफसीलात मैंने इकट्ठी की हैं कि DGA-SPR ने क्या बात की और किसके सवाल का क्या जवाब दिया। और ये एक बड़ी बारीक वारदात है जो अब शुरू हो गई है, लेकिन चीज़ें मैं आपके सामने सारी अभी रख देता हूँ। दो चीज़ें उससे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एक तो मैं आपको सुनवाता हूँ इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट जो उन्होंने माजी में दिया था। जो इमरान खान साहब ने कहा था ना, वो एग्जैक्टली वैसे ही इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। इमरान खान साहब ने 15 मई 2022 को ये बात कही थी। तो जो इमरान खान ने कहा था जरा आप सुने। अब ये जाएंगे अमेरिका के पास, अमेरिका के पास जाके कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमें बचा लो, नहीं तो इमरान खान वापस आ जाएगा। जब अमेरिकन अगर इनकी मदद करेंगे, कभी भी अमेरिकी मदद नहीं करेंगे जब तक वो इनके गले में जंजीर पूरी तरह टाइट करके नहीं डालेंगे। वो उनको कहेंगे कश्मीर को भूल जाओ, फलस्तीनियों के लिए मुंह ना खोलो, जो मर्जी इसराइल करे फलस्तीनियों से चुप करो। अगर रूस 30% कम पे तेल दे रहा है तो आपने नहीं लेना, क्योंकि आप हमारे गुलाम हैं। अगर आपने 30 लाख टन गंदम आपको जरूरत है, आप रूस से नहीं ले सकते। अगर आपने पाकिस्तान को अगर ईरान से सस्ती गैस मिलेगी, वो कहेंगे हमने आपको इजाजत नहीं दी। देखिए, इमरान खान साहब ने जो जो बातें की ना, वो एग्जैक्टली वैसी साबित हुई है। मुझे हैरत होती है कि ये एक ऐसा सियासी पंडित है इमरान खान कि उसने जो बात कही वो वक्त गुजरने के साथ साबित हुई। मैं कुछ मनाजिर देख रहा था और कुछ मैं ऑडियोज और वीडियो सुन रहा था। मैंने मौलाना फजलुर रहमान को सुना इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, जब फलस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से किसी अमन बोर्ड का हिस्सा भी पाकिस्तान नहीं बना था। उस वक्त पाकिस्तान इसराइल के साथ किसी वर्किंग रिलेशनशिप में भी नहीं आया था। तो एक आधी कोई जाली खबर किसी ने चलवाई तो फजलुर रहमान साहब की गरज चमक ही कुछ और थी। गरज रहे थे, बरस रहे थे। फजलुर रहमान साहब की आवाज में वो जोश खिताबत था कि मैं सुनकर अभी हैरान हो रहा था। लेकिन अभी अगर फजलुर रहमान साहब जब बात करते हैं तो ऐसे लगता है मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है। इतनी लो टून में, इतनी आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, सोच सोच कर, बिल्कुल ऐसे घिसट घिसट के वो अल्फाज बोलते हैं। क्या वजह है? इमरान खान के दौर में तो ये शख्स बहुत गुस्से में रहता था, बहुत जज्बात में रहता था। जज्बात भड़कते रहते थे कि ये कर दिया जी इसराइल के लिए, वो कर दिया जी, और यहूदी एजेंट का ये कार्ड लेके फिरते थे हर जगह। अभी जबान जो है वो मुंह के अंदर बंद है और बोलने की जरूरत भी नहीं है। वजह यह है कि जिन्होंने आज तक फजलुर रहमान साहब को पाला है, जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, फजलुर रहमान साहब उनके खिलाफ बेवफाई नहीं कर सकते। फजलुर रहमान साहब एजेंसियों के बहुत वफादार आदमी है और वो वैसी हरकत नहीं करेंगे जैसी आजाद सियासतदान कर सकते हैं। नाज़रीन, ये कुछ मनाजिर हैं जो मैंने देखे, इस वक्त भी मेरे सामने चल रहे हैं। मैंने देखते हुए तकलीफ हुई। देखिए, पाकिस्तान का दावा गया, पाकिस्तान कहता है जी हम इसलिए गए गजा अमन बोर्ड के अंदर कि हम एक नस्लकुशी को रोकना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि नस्लकुशी ना हो, जो जुल्म और ज्यादती फलस्तीनियों के ऊपर हो रही है वो बंद हो जाए। ये पाकिस्तान का दावा है। लेकिन फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ ने वहां पे जो मुलाकातें की हैं और जो इवेंट के अंदर उनकी शिरकत है, उसमें एक मिनट के लिए भी उनके चेहरे पे संजीदगी नहीं थी। मुस्कुराहटें, कह कहे, खिलखिलाकर हंसना, खुश होना, यानी उनकी बाछियां खिली हुई थी। आप किसी मर्ग वाली जगह पे जाए या किसी दुख वाली जगह पे जाए या किसी तकलीफ वाली जगह पे जाए तो क्या आप ऐसे हंसते हैं, आप ऐसे इंजॉय करते हैं, या आपकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज होती है? एहसास ही नहीं है। मिसाल के तौर पे झगड़ा हो गया दो ग्रुप्स के बीच में, एक ग्रुप के 70-80 हजार बंदे मर गए। अब वो ग्रुप के लोग सुलह करने के लिए बैठे हैं और जंग बंदी और लड़ाई बंद करने के लिए वहां बैठे हैं, और जिनके बंदे मरे हैं वो खिलखिला के हंस रहे हैं। आप फलस्तीनियों को क्या पैगाम दे रहे हैं? ये दांत वहां पे अंदर रखे जा सकते थे, थोड़ी देर के लिए संजीदगी इख्तियार की जा सकती थी, लेकिन जैसे ही इन्हें कोई छोटा मोटा लीडर मिल जाता है, इनकी बातचियां खिल जाती है, फोटो बन जाएगा, वीडियो बन जाएगी, आगे निकलो अच्छा टिकटॉक बन जाएगा। तो सारे ही टिकटॉक पे लगे हुए। फलस्तीनियों की दिल आजारी की है इन्होंने वहां कह के लगा लगा के, जिस तरह ये लोगों को मिलते रहे, इनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। अब पाकिस्तान और जो इसराइल का रिलेशन है ना, वो कैसा है मैं आपको बिल्कुल सादा कर देता हूं। पाकिस्तान के हर आदमी को समझ आ जाएगा। किसी गांव देहात में या किसी शहर में कोई दो लोगों का नाजायज ताल्लुक बन जाता है ना, तो वो दुनिया को नहीं बताते कि हमारा नाजायज ताल्लुक बन गया। बल्कि जब कोई उन्हें पूछता है तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तेनू जानता भी नहीं। बल्कि वो ये कहते हैं जी मेरा तो उससे ताल्लुक ही नहीं है। उन्हें नहीं जी हमारे बीच में कोई नाजायज ताल्लुक नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। वो दो लोग तो बड़ी कामयाबी से अपना ताल्लुक छुपा रहे होते हैं, लेकिन पूरे गांव को और पूरे शहर को पता होता है कि इनका आपस में नाजायज ताल्लुक है। तो पाकिस्तान ने इसराइल से उस तरह का एक नाजायज ताल्लुक बना लिया। मैं मिसाल थोड़ी सी आपको ऑड लगेगी, अजीब लगेगी, लेकिन वैसा ही है।
आप कान को इधर से पकड़े या घुमा के इधर से पकड़े, आप अपने पासपोर्ट पे कुछ भी लिखे, आपका अब इसराइल के साथ एक वर्किंग रिलेशन है और आप इसराइल की तहफ्फुज के लिए काम करने जा रहे हैं, वो आपको करना पड़ेगा। देखे ना, डोनाल्ड ट्रंप की ये खूबी है कि वो झूठ नहीं बोलते नॉर्मली। मैंने डोनाल्ड ट्रंप के जितने स्टेटमेंट सुने, मुझे लगा कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक बड़ी खूबियों में खूबी है कि वो झूठ बोलते ही नहीं, वो सीधी बात करते हैं मुंह के ऊपर टक करके। ये लो, नुकसान हो जाए बेशक, कई दफा नुकसान हुआ डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात वापस ले लेते हैं और बताकर वापस ले लेते हैं, झूठ नहीं बोलता। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये खूबी है और इस खूबी ने डोनाल्ड ट्रंप के पीछे चलने वालों को मुसीबत डाली हुई है। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से बार बार कहता है कि मेरा जो गजा अमन बोर्ड है, इसका सबसे बड़ा मकसद हमास का सफाया और हमास को गैर मुसल्ला करना है फौरी तौर पे। नहीं, ये हमें करना पड़ेगा, हमास का खात्मा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप उसका अगला मिशन भी बताते हैं कौन करेगा, कैसे करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप तो क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं कि जनाब मेरा ये गजा अमन बोर्ड है, इसके जरिए से मैंने हमास को गैर मुसल्ला करना नहीं होगा, वो सफाया कर दूंगा। और सफाया कौन करेगा, किससे करवाऊंगा, ये भी बता दिया। दूसरी तरफ ताहिर अशरफी और हमनवा या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज या खुद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वो लगातार इस बात पे बदलते हैं कि नहीं नहीं डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं करेगा। ताड़ा फप्पी का पुत्र है भाई, डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं मैं ये काम करूंगा, आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि वो नहीं करेगा? वो करेगा और जिससे उसने करवाना है उससे वो करवाएगा। और जिन जिन लोगों ने वादे किए हुए हैं, जिन जिन लोगों ने अर्जियां डाली हुई हैं, उन्हें वो वादे पूरे करने पड़ेंगे। वादे नहीं पूरे करेंगे, इमरान खान मारेगा, क्योंकि साथ ही अमेरिका कहेगा इंसानी हकूक की पामालियां हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की पामालियां बंद करें। साथ ही अमेरिका को याद आ जाएगा जनाब 2024 के इलेक्शन में धांधली हुई थी, फिर आपको री इलेक्शन में जाना पड़ेगा, इमरान खान आएगा, वो फैंटी लगाएगा। दूसरी सूरत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातें माने, नहीं मानेंगे तो फिर अमेरिका और इमरान खान रल के फैंटी लगाएंगे। इनकी ना हर तरफ से ये फंस गए, बहुत बुरी तरह फंस गए, इनकी बचत नहीं है। इमरान खान को जेल में रखना है तो डोनाल्ड ट्रंप को राजी रखना है, ये इन्हें करना पड़ेगा। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट मैंने आपको सुनाया, देखें कैसा आदमी है, इसने आज तक जो भी कहा वो बातें ज्यादातर दुरुस्त साबित हुई और एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था कि इमरान खान साहब फ्यूचर में देखकर ये वाली बात कर रहे हैं। अब आ जाए जरा डीजीआईएसपीआर साहब जो है, उनकी जो मुलाकात हुई सहाफियों के साथ, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हबीब अकरम साहब के सवाल से आगाज करूंगा। उन्होंने सीधा ही पूछा, उन्होंने कहा जी क्या फौज गजा में जाएगी, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है उसका हिस्सा बनेगी गजा में? तो इस पे डीजी साहब ने कहा जी वहां पे इतने शहीद हो गए, बहुत बुरे हालात हैं। तो उन्होंने कहा जी अमेरिका जो है वो सपोर्ट करता है इसराइल को उस नस्ल कुशी में, तो हम अमेरिका को एंगेज करेंगे। यानी यहां पे ये कहते हैं कि अफगानिस्तान सपोर्ट करता है दहशतगर्दी को, तो यहां अफगानिस्तान को एंगेज नहीं करना, इधर मारो सारों को बम्बों के साथ, ड्रोन्स के साथ, जहाज ले जाओ, मारो सबको, अपने लोगों को भी मारो, उनको भी मारो, इनको भी मारो। यहां फॉर्मूला और है। उधर कहने जी क्योंकि अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है तो अमेरिका को एंगेज करेंगे। देखे ना, दोनों जगह अलग अलग फॉर्मूला लगाया हुआ है। जहां जोर चलता है वहां कुछ और कर रहे हैं, जहां जोर नहीं चलता वहां पे कुछ और कर रहे हैं। अब हमें तो सारी जिंदगी ये बताया जैद हामिद ने, हमीद गुल ने और बहुत सारे, अभी थोड़ा अर्सा पहले मैं एक फौजी की, क्लीन शेप फौजी था, बड़े रैंक का ऑफिसर था, वो खड़ा होकर अंग्रेजी में अहादीस पढ़ के सुना रहा था कि स्याह झंडों वाले उठेंगे, वो ये करेंगे वो करेंगे और हम ही है वो लोग, वो पूरी कहानी फौजी सुना रहा था। थोड़े दिन पहले मैंने आर्मी चीफ को सुना, वो आप अल्लाह की फौज है, आप अल्लाह के लिए लड़ाई करते हैं, मैं इनको भी सुन रहा था। हमें तो ये हमेशा बताया गया कि हम इसराइल को 5 मिनट में 10 मिनट में पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। वो डीजीआईएसपीआर तो बेचारे बन के बैठे हुए, कहते नहीं जी इसराइल जो कर रहा है वो उसको अमेरिका ही रोक सकता है, हम अमेरिका से ही बात कर सकते हैं, इसराइल को हम नहीं रोक सकते। यानी इसका सादा मतलब तो ये है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि अमन बोर्ड में शमूलियत पर आप सियासतदानों और सफारतकारों को क्रेडिट दें, यानी पाकिस्तान की फौज या फौज के तर्जुमान वो इस अमन बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत पर बहुत खुश हैं और उन्होंने साफ कहा कि आप सियासतदानों को और सफारतकारों को इस पर क्रेडिट दें। ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है और ये बोर्ड, ये दो अलग अलग चीजें हैं। फिर उन्होंने एक और बात की, अब ये दावा है पाक फौज के तर्जुमान का, उन्होंने कहा जी हमास को गैर मुसल्ला करना और फलस्तीनियों से लड़ना हमारी रेड लाइन है, हम किसी सूरत ये नहीं होने देंगे, ना करेंगे। अब ये उन्होंने कह दिया ये नहीं होगा कि ना हम कभी हमास को गैर मुसल्ला करने में आएंगे, ना कभी हम फलस्तीनियों के साथ किसी कंफ्लिक्ट में आएंगे, ये हम नहीं करेंगे। ये बात डीजीआईएसपीआर ने कही। वैसे तो ये भी कहते हैं कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं, ये जो भी कहते हैं, पहले ये कहते थे हम यरूशलेम फतह कर लेंगे, कश्मीर आजाद करवा लेंगे, तो इन्होंने बहुत झूठ बोले हुए या बहुत गलत बयानियां की हुई। तो इस बयान के ऊपर हमें पता चल जाएगा कुछ अरसे में डीजीआईएसपीआर ने, अगर ये बयान अगर उनका है तो वो एक स्टेटमेंट जारी कर देना डीजीआईएसपीआर कि हमारा ये स्टेटमेंट है, हम कभी भी हमास को गैर मुसल्ला नहीं करेंगे, हमास की जो आजादी की जद्दोजहद है हम उसके साथ खड़े हैं, ये वो कह देना, स्टेटमेंट करके दे, पता लग जाएगा। सवेरे ट्रंप जो है वो कान पकड़वा देगा,
लेकिन एक कार्रवाई जो की DGISPR ने, जो असल कार्रवाई है, उन्होंने अमन बोर्ड में शमूलियत का फैसला करार दे दिया कि हुकूमत का है। जनाब ये इसमें हमारा कोई काम नहीं है, हुकूमत का फैसला है। और अगर फौज भेजी कभी हमने गाजा में तो ये फैसला भी हुकूमत का होगा। आसमा शरादी साहब ने सवाल किया कि मशरिके वस्ता के बाहर से कोई मुल्क आएगा, ट्रंप ये कहता है, और वो हमास का सफाया करेगा या उसे गैर मुसल्ला करेगा। तो पार्लियामान को नजरअंदाज आप लोगों ने किया इस फैसले में, जिससे शकूक व शुबहात पैदा हुए। अगर अमेरिका ने कह दिया तो क्या आप इनकार करेंगे कि आप नहीं भिजवा रहे वहां पे और हमास को गैर मुसल्ला नहीं कर रहे? तो इस पे उन्होंने कहा जी कि ये फैसला तो देखे ना पार्लियामान ने करना है, वहां पे जाने का फैसला हमारा नहीं है, पार्लियामान का होगा। हम हुकूमती फैसले के पाबंद हैं आर्टिकल 245 के तहत, हम किसी की ख्वाहिश पर नहीं चलेंगे, अपना मफाद देखेंगे, फलस्तीन हमारी रेड लाइन है, ये उन्होंने कह दिया। अब एक तरफ वो ये कहते हैं कि अमेरिका क्योंकि बहुत ताकतवर है, इसराइल बहुत ताकतवर है, हम उनसे लड़ नहीं सकते, लिहाजा हमने ये फैसला किया कि हम उनके साथ बैठ के मसला हल करने की कोशिश करेंगे। अब ट्रंप कहता है जी आपने आकर मारना है इसको, हमास को। ये कहते हैं जी हमास हमारी रेड लाइन है, उसको कोई हाथ भी ना लगाए। अब इसके बीच में बीच का रास्ता क्या होगा? इसका तो बीच का रास्ता है ही कोई नहीं। अलीना शिगरी साहिबा ने सवाल किया कि रजा रब्बानी भी कह रहे हैं कि इत्तफाक़े राय होना चाहिए, काबीना में भी ये मामला नहीं रखा गया, ये अमन बोर्ड वाला। यूके, फ्रांस और चीन भी इसमें नहीं आए। अगर पीस बोर्ड में ये फैसला आ जाए, ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी सवाल किया था कि अगर पीस बोर्ड में ये फैसला आ जाए कि ईरान पर हमला करें तो फिर हम क्या करेंगे? तो रमजान के बाद क्या हमारी फौज जा रही है गाजा में? फिर कहा, उन्होंने कहा जी फैसला देखें हुकूमत ने करना है, हुकूमत फौज भेजेगी या नहीं भेजेगी। हम फलस्तीन के बहन भाइयों के साथ हैं और इसराइल को सिर्फ एक ही ताकत रोक सकती है, वो अमेरिका है। हम इससे अंगेज कर रहे हैं। ट्रंप के मंसूबे से जब इसने ये मंसूबा बनाया तो कोई नस्ल कुशी में कमी आई है। फिर उन्होंने कहा जी 8 इस्लामी ममालिक भी गए हैं। लेकिन ये 8 इस्लामी ममालिक आपके बाद गए, आपने सबसे पहले यहां से हामी भरी है, उसके बाद वो ममालिक जो बहुत क्रूशल थे वो आपके बाद आए, जो उन्हें तस्लीम करते हैं वो तो पहले ही आ गए थे। और उन्होंने कहा जी हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, वो अपने मफाद के मुताबिक फैसला करेंगे, हम अपने मफाद में फैसला करेंगे। अगर बोर्ड कोई ऐसा फैसला करता है, डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड अगर कोई ऐसा फैसला करता है जो हमारे मफाद में नहीं है, हमारे नजरिए के खिलाफ है, तो इसके बावजूद अब ये DGISPR जिनकी ये औकात नहीं है कि वो ये फैसला करें, लेकिन वो फैसला सुना रहे हैं। वो देखे ना, पहले वो कहते हैं हुकूमत का फैसला है, अब अपना फैसला सुना रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर इस बोर्ड ने हमारे मफाद या हमारे नजरिए या हमारी सोच के खिलाफ कोई फैसला किया तो हम वहीं बैठकर इनकी मुखालफत करेंगे, बोर्ड से अपने आप को अलग नहीं करेंगे। क्या कहीं कमिटमेंट दी हुई है कि बोर्ड में से आप नहीं निकलेंगे? आप तो कहते हैं ये फैसला हुकूमत का है, तो फिर आपने ये फैसला कैसे सुना दिया? फिर साथ ही कहते हैं अपने सफारतकारों और सियासतदानों की तारीफ करें, हम पर एतमाद करें, शक का इजहार ना करें। एक और सवाल हुआ और उसका इन्होंने जवाब भी दिया। सवाल यह हुआ कि अगर गजा में सियासी हल निकल सकता है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हल क्यों नहीं निकल सकता? तो इन्होंने कहा जी नेशनल एक्शन प्लान पर जब तक अमल दरामद नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता कुछ। फिर सरफराज बुगटी की इन्होंने बहुत तारीफें की, जहां पे बदतरीन दहशतगर्दी है, जहां पे आप कोयटा से बाहर कदम नहीं रख सकते, बल्कि कोयटा के अंदर भी आप महफूज नहीं है, बलूचिस्तान पूरा का पूरा एक नो गो एरिया बन गया है। तो वहां सरफराज बुगटी की बड़ी तारीफें की और कहा कि डीजल पहले 20 मिलियन लीटर स्मगल होता था, आजकल 7 मिलियन लीटर स्मगल हो रहा है। ये कौन आपको नाप तोल के स्मगल करके दे रहा है सर? यानी स्मगलिंग जो है वो कितनी हो रही है, ये पैमाना भी आपके पास है, आपको पता है कि कितनी स्मगलिंग हो रही है। बॉर्डर से 10 लीटर डीजल नहीं आ सकता क्योंकि सारे बॉर्डर के ऊपर आपने पूरा इंतजाम बनाया हुआ, सिक्योरिटी आपकी खड़ी है। 10 लीटर डीजल भी अगर आ रहा है तो आपकी नाकामी है। वो कह रही है 7 मिलियन लीटर डीजल अभी तक आ रहा है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बहुत बार बार नाकाम करार दिया और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बुराइयां करते रहे। हत्ता के तमाम बैनुल अक़वामी अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन सबसे कम है, खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। बुरे हालात के बावजूद एजुकेशन और हेल्थ में उन्होंने शानदार काम किया है। दूसरे सूबों से जाकर लोग वहां पे इलाज करवाते हैं। उसके अलावा उसने रेवेन्यू भी सबसे अच्छा इकट्ठा किया और खसारा भी सबसे कम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का है। सारी दुनिया कहती है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन DGISPR कहते हैं नहीं नहीं, खैबर पख्तूनख्वा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, सरफराज बुगटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर परफॉर्मेंस की जो बुनियाद है या उसका क्राइटेरिया अगर जूते पॉलिश है फिर तो आप कह सकते हैं, लेकिन अगर अवाम की खिदमत है तो सरफराज बुगटी तो कहीं दिखता भी नहीं है। हामिद पीर ने सवाल किया कि जनाब कश्मीरी नौजवान रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ है, वो पूछते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो उन्होंने बताया सबसे सस्ता आटा हम कश्मीर में देते हैं, हमने उनके साथ बड़ी मेहरबानियां की हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने गिनवाई। इसके बाद आमिर इलियास राणा साहब को डांट पड़ गई और उनकी सरजनिश हो गई। उन्होंने पूछ लिया कि जनाब UAE और भारत के ताल्लुकात बढ़ गए हैं, हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं हो जाएगा कोई साजिश। तो इस पर उन्होंने कहा जी कि एब्सोल्युटली रबिश, फजूल बात की है, क्या ये बात करने वाली है? अच्छा हुआ UAE के भारत के साथ ताल्लुकात हो गए, वो करीब हो गए,
हमें अपना कोई पैगाम भिजवाना होगा तो हम आसानी से भिजवा देंगे। फिर मंसूर अली खान साहब ने सवाल किया कि तासुर है कि सारा कुछ आप ही करवाते हैं, तो इस पे उन्होंने कहा कि नहीं, सब कुछ हुकूमत कर रही है, हुकूमत ही सारे काम करती है, हुकूमत के सारे फैसले, हर चीज हुकूमत कर रही है, हम कुछ भी नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा जी हम हर हुकूमत को सलूट मारते हैं, मौजूदा हुक्मरानों का काफी तजुर्बा है, कई नस्लों से सियासत कर रहे हैं, इमरान खान की मुलाकातें जो है वो हुकूमत का और अदालतों का काम है, हमारा काम नहीं है। ईमान मजारी वाली बात के ऊपर उन्होंने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बड़ा पसंद आया एक सवाल राय साकिब खरल साहब का। उन्होंने पूछा कि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जमातों ने मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ जरगे में दस्तखत कर दिए हैं। तमाम जमातों ने कहा कि यहां पे ऑपरेशन नहीं करना, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना। तो अब आप बताएं, जब सारी जमातें कह रही हैं तो फिर आप कैसे कर रहे हैं? तो इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो जवाब दे ही नहीं पाए। फिर एक सवाल के जवाब में DGISPR ने कहा कि तलाल चौधरी एक जिम्मेदार वजीर है। इस बात के ऊपर बड़े कह लग गए, लोग बड़ी देर तक हंसते रहे। फिर उन्होंने कहा देखें, जब वजीर एक बात आपको बता रहा है तो फिर उस पर आप एतबार कर लें। वजीर ने बताया था कि सुहेल आफरीदी जो है उसकी मर्जी से खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हो रहा है। फिर नए सूबे बनने की उन्होंने हमायत की, बिल्कुल नए सूबे बनने चाहिए, हमारा हुकूमत के साथ सिर्फ सरकारी ताल्लुक होता है, ये तासुर ना दे कि कोई जाती ताल्लुक है। इस शरीफों के पोते की शादी में जब आर्मी चीफ हाथ बांध के खड़े होंगे तो जाती ताल्लुक ही होगा ना भाई। उधर देखे ना, सुहेल आफरीदी एक कोर कमांडर को बुलाता है और वो बुलाकर कहते हैं, और ऑफिशियल तरीके से बुलाकर कहते हैं हमें ब्रीफिंग दे दें, हमारे सूबे में खून बह रहा है, कत्लो गारतगिरी हो रही है, दहशतगर्दी खत्म करनी है, आए बैठे बात करें। वहां नहीं जाता कोर कमांडर। लेकिन दूसरी जगह पे नवाज शरीफ के पोते की शादी है और वहां पे आपके फील्ड मार्शल पहुंच जाते हैं और हाथ बांध करके खड़े भी हो जाते हैं लाइन में। तो ये देखे ना, जाती ताल्लुकात तो नजर आ रहे हैं। अब इसके ऊपर कोई क्या कहे? नाज़रीन, इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, बड़े क्रूशल टाइम इस वक्त है, और उसकी वजह यह है हालात बड़े कशीदा है ईरान के आसपास। बहुत सारी जो एयरलाइंस हैं उन्होंने अपनी परवाजें मनसूख कर दी हैं। बहुत सारा एरिया इसराइल से लेकर ईरान तक वो परवाजों से खाली है। ब्रिटिश एयरवेज ने, फ्रांस से आने वाले तैयारों ने, इन्होंने अपने रुख तब्दील किए हैं और बहुत सारी परवाजें जो हैं वो हवा में आई नहीं, जिन्होंने इस एरिया से ट्रेवल करना था। तो इसकी वजह क्या है? एक अमेरिकी बहरी बेड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बारे में बताया कि वो बहुत तेजी से ईरान की तरफ बढ़ रहा है और मशरिक वस्ता की तरफ जा रहा है। तो एक्चुअली अमेरिका करना क्या चाहता है? क्या कोई अटैक होने वाला है? तुर्की से कुछ खबरें आ रही है, कुछ ईरान से आ रही है, कुछ इसराइल और दीगर खित्ते के ममालिक से आ रही है कि वाकई में यहाँ पे एक लड़ाई का खदशा पैदा हो चुका है और अमेरिका ने जो लॉजिस्टिक्स पहुंचाने थे वो पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब ईरान भी अपने तौर पे तैयारी कर रहा है कि अगर उसके ऊपर हमला होता है तो उसने कहां कहां पे किस तरीके से जवाब देना है। ये नाज़रीन इस वक्त बड़ा क्रूशल मूवमेंट है। जो इसकी फर्दर रिपोर्टिंग होगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और दुनिया भर के अहम तरीन ममालिक जो है उन्होंने तो एक फैसला सुना दिया, चाहे वो स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, नॉर्वे है, स्वीडन है, या बाकी जो बड़े बड़े ममालिक हैं, पोलैंड है और बरतानिया है, चीन है, रशिया है, हत्ता कि भारत ने भी अभी तक शमूलियत नहीं की। तो ये वो बहुत सारे दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं, जो बड़े बासर ममालिक हैं। इन ममालिक ने ट्रंप के जो गजा पीस बोर्ड है उसके अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं की। कनाडा को वापस ले लिया, उनको जो दावतनामा दिया गया था वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी मैं वापस ले रहा हूं, आपके पास अब ये ऑफर ही नहीं है कि आप इसके अंदर शामिल हो। बाकी लोगों के पास ऑफर है लेकिन वो शामिल नहीं हो रहे, बल्कि वो लोग इसको नाम नेहाद करार दे रहे हैं और वो इसके अंदर कीड़े निकाल रहे हैं। अब मैं हैरान हो रहा हूं कि फलस्तीनियों की फिक्र क्या इन ममालिक को ज्यादा है या पाकिस्तान को ज्यादा है? तो पाकिस्तान के जिम्मे बहुत सारी चीजें पड़ गई, इन्होंने एक जलता हुआ टायर अपने गले में डाल लिया है। अब जो कुछ भी होगा ना फ्यूचर में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों पर आएगी। बहरहाल ये कुछ भी करते, इन्हें वहां उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मौके पर कहकहे नहीं लगाने चाहिए थे, इन्हें हंसना नहीं चाहिए था ऊंची ऊंची, इन्हें अपनी बादशियां नहीं खिलानी चाहिए थी, इन्हें अपने पुररौनक चेहरों के ऊपर हंसी नहीं सजाकर रखनी चाहिए थी। वहां इन्हें संजीदा रहना चाहिए था, वो जरूरी था, क्योंकि ये मरद पे गए हुए थे, कुछ जश्न में नहीं गए हुए थे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।